तो स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो स्ट्रक्चर पॉइंटर और स्ट्रिंग पर बेस्ड है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए मेन के अंदर एक स्ट्रक्चर दिया है, कैरेक्टर पॉइंटर ए है और एन है, एक इंटीजर वेरिएबल है, राइट। तो एक वैल्यू एक मेंबर वेरिएबल ए है और दूसरा इंटीजर वेरिएबल है। तो हमने डेमो नाम का एक वेरिएबल बनाया पी का और हेलो दिया, तो हेलो तो हमारा ए में चला जाएगा और 2015 एन में चला जाएगा, ठीक। फिर एक और बनाया वेरिएबल क्यू और पी की वैल्यू क्यू को असाइन कर दी है। तो बस जो भी पी में था यानी कि हेलो जो पी में था वो क्यू के पास चला जाएगा, 2015 भी क्यू के पास चला जाएगा। प्रिंट कैसे होगा, क्यू डॉट ए करेंगे तो हेलो प्रिंट होगा और क्यू डॉट एन करेंगे तो 2015 प्रिंट होगा। अब लेकिन हम यहाँ प्रिंट क्या करा रहे हैं, यहाँ प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट एफ है, तो आपको प्रिंट एफ की वो प्रॉपर्टी भी याद रखनी पड़ेगी कि वो स्क्रीन पर क्या प्रिंट करता है, उसकी काउंटिंग रिटर्न भी करेगा। तो पहले ये प्रिंट एफ सॉल्व होगा क्यू डॉट ए से, तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा HELLO। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये अपनी जगह पर 5 रिटर्न भी करेगा, यानी कि ये जो है अपनी जगह पर क्या छोड़ देगा, यहाँ छोड़ देगा ये 5, और इस परसेंट की वजह से ये 5 भी प्रिंट हो जाएगा, तो आउटपुट हो जाएगा हेलो 5, ठीक। सेकंड में क्वेश्चन में देखें, स्ट्रक्चर एक्स के अंदर कैरेक्टर पॉइंटर ए, कैरेक्टर पॉइंटर बी और एक कैरेक्टर एरे है। अब यहाँ दो कैरेक्टर पॉइंटर्स हैं और एक कैरेक्टर एरे है। कैरेक्टर पॉइंटर और कैरेक्टर एरे में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, उसको मेरे वीडियो चैनल पर देखिए या कहीं से भी आप उसको स्टडी करिए, पर दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग दोनों एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक में वो स्ट्रिंग अलग अलग कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होती है जो हम सी में देख रहे हैं, और दूसरे में वो एक पूरी वैल्यू होती है, कंप्लीट वैल्यू, राइट। जैसे कि हम इंटीजर ए इक्वल टू 4 लिखते हैं, तो 4 एक कंप्लीट वैल्यू है, यानी कि 40 भी लिख सकते हैं। इंटीजर ए में 40 लिखा, तो 40 में 4 और 0 दो डिजिट्स हैं, लेकिन दोनों कंबाइंड हैं। और कहीं हम एक बनाए 4 और दूसरा 0 और उनको कॉन्केटिनेट करके 40 बनाए तो वो अलग होगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी डिफरेंस आता है। तो देखिए x1 में ABC XYZ PQR दिया, x2 एक और वेरिएबल बनाया, फिर x1 की वैल्यू को x2 को असाइन कर दिया है, तो यानी कि x2 के अंदर भी ये तीनों वेरिएबल वैल्यूज आ जाएंगी, और ABC किस में जाएगा, A के अंदर मेंबर वेरिएबल में XYZ जाएगा B में और PQR जाएगा C में। अब देखिए कंडीशंस पर क्या करें, x1 डॉट a इज इक्वल टू x2 डॉट a। अब x1 डॉट a में भी ABC है और x2 डॉट a में भी ABC है, तो सही है, करेक्ट है, ट्रू है। इसी तरह से XYZ भी करेक्ट है, और ये दोनों करेक्टर पॉइंटर की वैल्यूज हैं, तो सिर्फ वैल्यू कंपेयर होंगी डायरेक्ट, और ये करेक्ट है, इसलिए ये प्रिंट भी होगा A एंड B सेम। नेक्स्ट कंडीशन में देखें, क्या यहाँ पर सेम है, वो तो पहले वाली चीज है, करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पर जो C है वो एरे का नेम है, और एरे का नेम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करता है। सो x1 डॉट C ये जो है एक एड्रेस होगा, ठीक, एक एड्रेस होगा। किसका एड्रेस होगा, जहां पर सी में आपने PQR रखा है तो पी का एड्रेस होगा। तो ये P Q और R जिस /0 ये जिस एरे के अंदर है, ये एक एरे के अंदर होगा, और ये हमारा एक x1 के लिए होगा। सेम इसी तरह से P Q और R और /0 एक और एरे होगा, ये हमारा x2 के पास होगा, ठीक। अब जो P का एड्रेस होगा ये सब एरे होंगे यहाँ पर। तो P का एड्रेस हो x2 के पास, x2 डॉट C से P का एड्रेस आएगा, ठीक, और x1 डॉट C से इस वाले P का एड्रेस आएगा, और दोनों अलग अलग होंगे, तो इसीलिए ये चीज यहाँ पर मैच नहीं करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला प्रिंट एफ नहीं प्रिंट होगा सेम वाला, और प्रिंट कौन सा होगा, एल्स वाला। तो इसीलिए इसका आउटपुट इस तरह से है, ठीक। तो एरे और पॉइंटर का डिफरेंस भी यहाँ पर आपको मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, एक हमारे पास ए नाम का कैरेक्टर एरे है, ए नाम का कैरेक्टर एरे यहाँ पर बना लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, I S P और /0, राइट। अब देखिए P को क्या दिया है, ये हमारा कैरेक्टर एरे A है, सो ये A0 हो गया, ये A1 A2 A3 A4, ठीक, ये 3 है, ये 2 है, इस तरह से रहेगा। अब P नाम का एक पॉइंटर बनाया, कैरेक्टर पॉइंटर P, उसमें A0 का एड्रेस मान लिया, A0 का एड्रेस 62 है, ये 63 होगा, ये 64 कैरेक्टर्स है ना, सब एक एक बाइट के एड्रेस पर होंगे, 66, तो ठीक। सब P के पास A का एड्रेस दे दिया, नहीं P के पास 62 दे दिया है, तो P जो है वो I को पॉइंट करने लगेगा, पहले एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा इसकी वजह से। अब अगली लाइन में क्या किया, वैल्यू एट P और प्लस प्लस कर दिया। तो P किसको पॉइंट कर रहा है, I को, वहां पर क्या वैल्यू है I, तो I तो चलिए P की वैल्यू I में इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी प्लस प्लस होना बाकी है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट होगा कि P जो है वो अगले I को पॉइंट करने लगेगा। जब आप नीचे वाले प्रिंटफ पे जाएंगे तब तक P इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा P+1, है ना, पहले P रहा होगा, ये P+1, क्योंकि ये प्लस प्लस की वजह से ऐसा हो गया, ठीक। एस्टेरिस्क लगा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको प्रिंटफ में डालते तो ये I प्रिंट कर देता है, लेकिन P++ अभी होना बाकी है। ये क्या होता है, ये हमने बताया आपको कि ये होता है
यूज देन चेंज, सो पी तो यूज हो चुका है ना वैल्यू एट पी निकालने में, तो आई प्रिंट हो जाएगा अगर प्रिंट कर रहे होते तब, लेकिन प्लस प्लस होना बाकी है, प्लस प्लस पी पे लगा है और पी के पास किसका एड्रेस था, आई का, यानी 62। अब प्लस प्लस कर देंगे तो 63 पे आ जाएगा, तो पी जो है हमारा वो करंटली 63 को पॉइंट कर रहा है। ठीक, पी इज इक्वल टू पी प्लस वन होता है ना, इसलिए पी में पी प्लस वन आ गया। अब इस प्रिंटफ पे गए, इस प्रिंटफ में हमें राइट टू लेफ्ट इवेलुएट करना है, ये हमेशा याद रखना है। तो जब राइट टू लेफ्ट इवेलुएट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन पहले सॉल्व करनी है। ये एक्सप्रेशन क्या कह रही है, माइनस माइनस वैल्यू एट पी। अब वैल्यू एट पी क्या है, पी कहां पर है, आई पर, सो वैल्यू एट पी क्या है, आई, तो ये कह रहा है माइनस माइनस आई। अब आई की आस्काई वैल्यू जितनी भी होगी उससे एक पिछले वाली वैल्यू प्रिंट होगी, है ना। तो आस्काई वैल्यू आई की जितनी भी होगी, सपोज ए से अगर 65 है तो आई में क्या होगा, ए बी सी डी काउंट करके देख लीजिए। तो अल्फाबेटिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास आई से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, तो आई के पहले यहाँ पर जो है अल्फाबेट आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना, एच के बाद आई आता है। तो अगर हमने आई की आस्काई वैल्यू को एक कम किया तो हम कहाँ पहुंच गए, एच पर। तो इसीलिए जो वैल्यू एट पी से प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, एच प्रिंट होगा, इसकी वजह से ये एच प्रिंट करेगा। फिर दूसरी बात पर आ गए, वैल्यू एट प्लस प्लस पी। अब वैल्यू एट प्लस प्लस पी यानी कि पी के एड्रेस को पहले इंक्रीमेंट करो और जिस एड्रेस पे पहुंचे वो वैल्यू प्रिंट करो। तो पी ऑलरेडी कहां पर है, 63 पर, अब प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट है, सो पी प्लस वन और करें तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 64 पर। 64 पर क्या वैल्यू, एस, वो प्रिंट होगा क्योंकि वैल्यू एट एस्टरिस्क वाला वैल्यू एट भी करेगा। ठीक, इस तरह से ये सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कैर पी एक एरे है, इस एरे को हम फिर से यहाँ पर बनाएंगे। हमेशा एरे को इस तरह से ही सॉल्व करना चाहिए बना करके। तो पहला कैरेक्टर है आई, दूसरा कैरेक्टर है आई, फिर है टी सी एस ई स्लैश जीरो। ठीक, अब भी डबल कोट्स में बंद है तो इसका मतलब है कि एक स्लैश जीरो कंपाइलर ने भी लगाया होगा, राइट। सो ओवरऑल ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये पी नाम का एरे है कैरेक्टर का, इस तरह से। तो अब साइज ऑफ और strlen ये दो फंक्शंस कॉल करने हैं। तो strlen स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है और ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करता है, कितने स्ट्रिंग है उसमें स्लैश जीरो से पहले, ये वो काउंटिंग प्रेजेंट करता है। सो काउंटिंग में कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो स्लैश जीरो से पहले कितने कैरेक्टर है, स्लैश जीरो को ये काउंट नहीं करता है strlen, ये स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, राइट। तो ये बताता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। और स्ट्रिंग टर्मिनेट कहाँ होती है, बिफोर स्लैश जीरो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिफोर स्लैश जीरो नल कैरेक्टर से पहले। तो यहाँ 6 है तो इस वजह से strlen तो 6 देगा। अब साइज ऑफ क्या देगा उसको जरा देखें, तो साइज ऑफ में टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने इस एरे के लिए ऑक्यूपाई किया गया है, पी एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है ये उसको बताता है, राइट। सो हमेशा यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि पी जो है एरे का नेम है, उसके पास तो पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा तो वो एड्रेस के हिसाब से इंटीजर का साइज देगा, नहीं। जब भी हम एरे का नेम पास करते हैं तो उसके अंदर जो भी आपने लिखा है वो टोटल साइज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो यहाँ पर टोटल साइज के हिसाब से कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 6 कैरेक्टर तो यही है, ई तक 2 स्लैश जीरो और हैं, तो इसके लिए कितना हो गया 8। एक स्लैश जीरो एक सिंगल कैरेक्टर होता है, यानी स्लैश अलग कर दिया जीरो अलग कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कैरेक्टर पॉइंटर str1। अब पहले बात तो हम इस लॉजिक पर देखते हैं जरा करके, इस लॉजिक से हो क्या रहा है। सो टेम्प में str1 डाला है इसने, तो str1 में जो भी होगा वो टेम्प में चला जाएगा, ठीक बात है, ठीक। अब str1 में डाला है सपोज ये IISC और str2 में डाला है QUIZ, है ना। यहाँ पर जब ये कॉल किया गया है तो ये str1 और str2 में जो डाला है वो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक। str1 में IISC और क्विज डाला है, तो str1 से टेम्प में चला गया। तो अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल जरा हम बना करके देखें, एक है टेम्प, एक है str1 और एक है str2, ठीक। तो टेम्प में क्या आ गया IISC इस पहली वाली एक्सप्रेशन की वजह से, दूसरी वाली में str2 में str1 आ गया, तो str2 में भी IISC आ गया, यहाँ पर भी IISC आ गया, और str1 में क्या रहेगा और str2 में टेम्प डाल दिया है, तो टेम्प में क्या था IISC, राइट। तो देखिए ये तो पहली बात तो जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वही अपने आप में इनकरेक्ट बात बता रहा है, राइट। बाकी बात मैं आगे भी बताता हूँ अभी। फिर देखिए पहले एक्सप्रेशन से str1 में IISC था वो टेम्प में चला गया, तो 1 में IISC पहले से था, इसको पहले से रखे रहते हैं,
और वो टेम्प में चला गया तो टेम्प में भी ISC हो गया। दूसरे में str2 में पहले से क्विज था, अब क्विज हटा के ISC आ गया, ये भी करेक्ट है। और तीसरे में टेम्प की वैल्यू str2 में डाल दी, तो टेम्प पे तो str2 में डाल ही दिया, तो टेम्प और str1 में तो सेम है, तो सब में ISC है इसके हिसाब से, जो ये काम कर रहा है उसकी मैंने यहाँ फंक्शनिंग बताई है सिर्फ, ठीक। लेकिन अब हम जब मेन में जाते हैं, तो मेन में ये str1 कैरेक्टर पॉइंटर जरूर है, लेकिन इसके पास एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, राइट। सो ये पूरी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, और str1 और str2 पास करी है, तो हमने एक्चुअली में दो वैल्यूज पास करी है। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग की ये हम जो पासिंग कराते हैं, ये कॉल बाय रेफरेंस नहीं है, ये कॉल बाय वैल्यू में ही काम करेगी। तो इसीलिए स्वैप फंक्शन के अंदर जो भी कुछ चेंजेस आए हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, और str1 से IISC और str2 में क्विज प्रिंट होगा। हाँ, अगर आपको इसकी स्वैपिंग करानी है तो पहली बात तो यहाँ लॉजिक में करेक्शन करना पड़ेगा। सो लॉजिक में करेक्शन क्या करना पड़ेगा वो बताएं। और दूसरी चीज, हमें यहाँ पर डबल पॉइंटर लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें कॉल बाय रेफरेंस करना है तो ये जो स्वैप फंक्शन है ना, स्वैप फंक्शन को आप इस तरह से लिखिए, कैर पॉइंटर पॉइंटर str1 कॉमा कैर पॉइंटर पॉइंटर, डबल पॉइंटर लगाने पड़ेंगे str2। ये एक चीज तो ये करनी पड़ेगी। दूसरा, जो ये लॉजिक लिखा हुआ है, इस लॉजिक को करेक्ट करना पड़ेगा कि पहली बार में तो हमने टेम्प के अंदर डाल दिया सपोज str1, ठीक। फिर दूसरी बार में हम str1 में डालें str2, राइट, और फिर str2 में डालेंगे टेम्प, तब तो स्वैपिंग होगी, अदरवाइज कैसे स्वैपिंग होगी। अब ये स्वैपिंग का लॉजिक हुआ। और तीसरी चीज जो करेक्ट करनी पड़ेगी वो यहाँ पर जो फंक्शन की कॉलिंग है, इसको कॉल बाय रेफरेंस से करना है, तो अब हम पास करेंगे $str1 $str2। इन सारे चेंजेस को करके एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करिए, और तो ये आपस में स्वैप हो चुके होंगे, अदरवाइज तो ही कुछ नहीं होने वाला है इसमें, ठीक। इसको आप अपने आप से एक बार जरा करके इसको सॉल्व करके खुद से देखेंगे कि ये str1 और str2 किस तरह से यहाँ पर चल रहे हैं, तब ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं आगे। और यहाँ पर भी आप एस्टेरिस्क लगा करके एक बार चेक कर लीजिएगा इन सभी चीजों को, क्योंकि हमने जो पास किया है, राइट। सो यहाँ पर ये इस जगह पर ये इनमें इसको भी चेक कर लीजिएगा कि इससे चल रहा है कि पहले वाले से चल रहा है, ठीक है। तब ये आप इस पे सेटिस्फाई होए कि यहाँ पर ये जो काम हो रहा है वो किस तरह से चल रहा है। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, बस डबल पॉइंटर लगाना है, क्योंकि डबल पॉइंटर की वजह से ही क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस काम करेगा। जो आप एड्रेस देंगे वो किसी पॉइंटर में जाएगा। अभी हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर जा रही है और उसको स्वैपिंग नहीं हो रही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंटर हैं, कैरेक्टर पॉइंटर मेक और मॉडल दिए हुए हैं। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। असाइनमेंट तो कर सकते हैं हम, जैसे हमने ऊपर किया भी है कई जगह पर। जैसे यहाँ पर हमने ऊपर वैल्यूज को असाइन कर दिया था ना स्ट्रक्चर में, आपने ऊपर देखा है कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, यही था x2, एक x1 बनाया और उसको x2 में डाल दिया। असाइनमेंट तो कर सकते हैं, तो सारे के सारे मेंबर वेरिएबल्स जो है कॉपी हो जाएंगे, उनकी सारी वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरिजन इस तरह से नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज नॉट अलाउड in structure, this is not allowed. We have to compare element by element, member variable by member variable। यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, my car dot make इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, your car dot make से, ठीक। और ये इसमें कर सकते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर पॉइंटर है, वैल्यूज है ना, यहाँ पर ये डबल पॉइंटर लगा सकते हैं। अगर ये कैरेक्टर एरे होते तब हमको यहाँ पर strcmp यूज करना पड़ता, ठीक। तो इसको भी आप एक बार करके देखिए, इसमें एरर आएगा जो करंटली दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इनम के अंदर फॉल्स और ट्रू दिया है। इनम हमारा इनोमिनेटेड डेटा टाइप होता है। इसके जो मेंबर वेरिएबल है इसमें हम कोई वैल्यू इश्यू ना करें तो पहला वेरिएबल 0 कंटेन करता है, दूसरा +1 यानी कि 1 कंटेन करेगा, ये 1 है, ठीक। दिस इज 1। तो पहला फॉल्स की वैल्यू 0 है, ट्रू की वैल्यू 1 है। इसके साथ अंदर जाएंगे, आई की वैल्यू 1 है, डू चलेगा क्योंकि पोस्ट टेस्ट लूप है, प्रिंट करेगा। सो आई की वैल्यू पहला प्रिंट चल जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जाएगा आई प्लस प्लस करने, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 लेस देन 7 है, ट्रू है, ठीक बात है। कंटिन्यू के बाद कुछ है नहीं, राइट। सो कंटिन्यू उसको नेक्स्ट इटरेशन में ले जाने के लिए करेगा कोशिश। आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा, पर जाएगा कहाँ, कंडीशन तो चेक करना ही जाएगा। सो कंडीशन चेक करेगा व्हाइल, और यहाँ है फॉल्स। फॉल्स को आपने क्या वैल्यू दी है, 0। तो जैसे ये 0 चलेगा लूप से बाहर आ जाएगा, तो बस 1 प्रिंट बना रहेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज ऑर्डर ऑफ log n, एकदम करेक्ट है।
linear search requires sorted list. No, binary search requires sorted list. Binary search can operate only on a sorted list. Correct. Time complexity of linear search is order of n. ठीक, सो ये बी ऑप्शन इसका फॉल्स है, क्योंकि क्वेश्चन में फॉल्स पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब ये कैरेक्टर पॉइंटर पी में फंडामेंटल सी टेस्ट नाम की एक स्ट्रिंग हमने दी। अब यहाँ पर जब भी हम कैरेक्टर पॉइंटर लेते हैं तो जो भी स्ट्रिंग होती है वो एक कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर होता है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होती है ये। तो ये कोई कैरेक्टर एरे नहीं है कि हम इसके किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को मॉडिफाई कर दें। तो इसीलिए जब हम P0 में a डालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, P0 में a यानी कि f की जगह पर a आ जाना चाहिए, और P1 में b यानी u की जगह b आ जाना चाहिए। तो यहाँ जाना चाहिए a b एंड राइट एबंडामेंटल सी टेस्ट, ऐसा हो जाना चाहिए। बट ये यहाँ पर ही नहीं होगा क्योंकि ये कैरेक्टर पॉइंटर है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप इस लाइन को मॉडिफाई कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए कैरेक्टर p, कोई साइज डाल दीजिए, या साइज नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा क्योंकि हम आगे इनिशियलाइज तो कर ही रहे हैं। तो कोई हमने यहाँ पर साइज नहीं डाला, ऐसे लिख दिया कैरेक्टर p इज इक्वल टू, अब पूरा लिख दिया भाई जो लिखा हुआ ऑलरेडी, फंडामेंटल सी टेस्ट, राइट, ये पूरा का पूरा ऐसा ही लिख दिया। अब जब हम ये दोनों चेंजेस परफॉर्म करेंगे, है ना, ये वाले जो a और b वाले, तो चेंज हो जाएगा। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे इस वाले के केस में, तो f की जगह क्या आएगा a, और u की जगह आ जाएगा b, है ना। पहला ये f है 0, तो इसकी जगह a हो जाएगा, दूसरा जो u है इसकी जगह b हो जाएगा। तो अब हो जाएगा फंडामेंटल टेस्ट सी टेस्ट, राइट, अब हो जाएगा। ये तब होगा जब कैरेक्टर एरे होगा, कैरेक्टर पॉइंटर में नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर एरे है p, एक स्ट्रिंग है, लेंथ लिया, स्ट्रिंग का लेंथ strlen कितना जाएगा, कितनी स्ट्रिंग में लेंथ है, सो 1 2 3 4 5 6, सो लेंथ की वैल्यू 6 है यहाँ पर। अब i की वैल्यू जब यहाँ पर चलेगी, i की वैल्यू 0, i लेस देन लेंथ, i प्लस प्लस है, तो 0 से लेस देन 6 यानी 5 तक चलेगा, 0 से 5 तक जाएगा, पर लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर जैसे ही ये पहला वाला चलेगा तो पहला वाला जाएगा, तो एक एरे बन रहा है, p नाम का एक एरे है ना, 20 कैरेक्टर्स का। इस तरह से ये एक एरे है, 20 प्लेसेस है जिसमें, तो 0 1 2 3 इस तरह से 19 तक ये p नाम का एक एरे है 20 साइज का। तो पहली वैल्यू में क्या जाएगा, p0 है, ये p0 है पहला वाला एलिमेंट, है ना, ये वाली प्लेस, दिस इज p0। अब p0 में क्या जा रहा है उसको हमें ध्यान से देखना है। p0 में जा रहा है s लेंथ माइनस i। अब स्ट्रिंग जो आपने रखी हुई है यहाँ पर, ये स्ट्रिंग अगर हम देखें तो ये अगर एरे के फॉर्म में अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, strin और उसके बाद क्या है /0। तो ये है 0 1 2 3 4 5 और 6, ये है 6 वैल्यू, ये है राइट। और यहाँ पर ये कह रहा है s लेंथ माइनस i, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, s 6 माइनस 0, यानी कि कह रहा है कि s6 दे दो, किसको, p0 को। तो s6 में है क्या, /0, तो यहाँ पर p0 में /0 फिट करने को बोल रहा है, यहाँ पर आ गया /0। ठीक, अब इसके बाद आगे p एरे में कुछ भी फिल हो, जब यहाँ पर ये /0 आ गया है, /0 क्या होता है, टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ अ स्ट्रिंग। तो जब हम p को प्रिंट करेंगे और वो लेफ्ट से देखेगा कि शुरू में ही /0 रखा है, आगे x y z कुछ भी हो, तो प्रिंटफ कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए नो आउटपुट आएगा इसमें। ठीक, ओके, थैंक